नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। मोदी 3.0 फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जी हां, कल नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के बाद आज पहले ही दिन से मोदी सरकार एक्शन में दिखने वाली है। बड़ी खबर जान लीजिए आप, नई मोदी सरकार को लेकर बड़ी खबर है। आज मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक आज शाम को 5 बजे हो सकती है और इस बीच आज ही विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, आज शाम तक मंत्रालय बांटे जा सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि कल ही पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी और आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है और कैबिनेट की मीटिंग भी आज शाम को 5 बजे हो सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। किसको क्या विभाग मिलेगा, इसको लेकर भी आज तस्वीर साफ हो सकती है, कहा जा रहा है। देखिए, अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की टीम का इक्वेशन क्या है, कितने मंत्री हैं, कितने नए चेहरे हैं और कितनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ये सब कुछ ये बड़ी एलईडी के जरिए हम आपको बताते हैं। मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री 31 हैं, लोकसभा सदस्य बनाए गए हैं 59, लोकसभा सदस्य हैं 59 और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है उनकी संख्या 5 है। राज्यसभा के सदस्य 11 इसमें शामिल है पूरे मंत्रिमंडल में और साथ ही जो राज्य मंत्री हैं उनकी संख्या 36 है और किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनकी संख्या 2 है। तो ये पूरा मंत्रिमंडल जो नया बना है मोदी सरकार का, उसके बारे में ये जानकारी है। और साथ ही आपको बताएं सबसे जूनियर मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू है, 36 साल महज इनकी उम्र है और नए चेहरे 32 शामिल किए गए हैं 3.0 नए मंत्रिमंडल में। इसमें पुरुष जो संख्या है मंत्रियों की वो 65 है, महिला मंत्री 7 बनाए गए हैं और सबसे सीनियर जो मंत्री हैं वो HAM के जीतन राम मांझी हैं जिनकी उम्र 78 साल है। तो सबसे सीनियर जीतन राम मांझी और सबसे जूनियर जो मंत्री हैं उनका नाम है राम मोहन नायडू, 36 साल इनकी उम्र है। और देखिए किस किस ने मंत्री पद की शपथ ली है, कुछ तस्वीरें हमारे पास जो कल आई सामने वो आपको हम दिखाते हैं। अमित शाह पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में और ये 3rd टर्म है जब मंत्री पद की शपथ लेते हुए कल आपको नजर आई। इसके अलावा नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से मौका दिया गया है। रामदास आठवले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो अलग अलग घटक दल है इंडिया NDA के, उनको भी शामिल किया गया है और अनुप्रिया पटेल की तस्वीर आप देख रहे हैं और जयंत चौधरी हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है क्योंकि 5 सीटें बिहार से वो जीत करके आए हैं, जिसके बाद उनको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वो बीजेपी के खुद मंत्री हों या फिर जो घटक दल है NDA के, उनके जो सहयोगी दलों के बड़े चेहरे हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए, कल शपथ लेते हुए इनको आपने देखा और ये आज पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधी आपके सामने है। पहले कार्यकाल में हो या फिर दूसरे कार्यकाल में हो वो कैबिनेट का हिस्सा रहे और ये 3रा टर्म है जब उनको एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पूजा पाठ करते हुए अब क्या विभाग इनको मिलेगा, पोर्टफोलियो क्या होगा, इसके लिए इंतजार है और कहा यह भी जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है पूरी तस्वीर साफ हो। मेरे सहयोगी नीरज पांडे जो लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर। कल आपने देखा कि किस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ और नीरज अब तो इंतजार है पूरे देश को भी और सभी को कि पोर्टफोलियोज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो बीजेपी से मंत्री हो या फिर NDA के अलग अलग घटक दलों के चेहरे हों, अब उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा इस पर ही सभी की नजर और आज ये कहा जा रहा है कि शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। देखिए दीपा, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड होता है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कभी भी हमने नहीं देखा कि अनप्लान्ड रही हो, वो एक एक चीज़ में पहले से ही तय रहता है। आप देखिए कि सब लोग कह रहे थे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले शपथ लेंगे, लेकिन देखिए 71 नरेंद्र मोदी के बाद 71 मंत्रियों ने शपथ ली, तो ये एक प्लानिंग का ही हिस्सा है। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली कैबिनेट की जो बैठक है उस बैठक के बाद सबको समझाएंगे कि क्या कुछ करना है और मुझे लगता है उसी बैठक के बाद ये जो कैबिनेट का एलोकेशन है कि कौन कौन विभाग किसको किसको मिलेगा वो सारा
रिलीज होगा। और पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में भी कि शपथ ग्रहण के दूसरे दिन रात के करीब 8 बजे के आसपास वो लिस्ट आई थी कि कौन कौन मंत्री क्या क्या विभाग देखेगा। तो आज भी हमको वही इंतज़ार है कि कौन सा मंत्री क्या विभाग देखेगा। मुझे लगता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, शाम को 8 बजे के बाद। जी दीपा, बिल्कुल ठीक है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नज़र। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, उससे ज़रा एक बार फिर से दर्शकों को हम रूबरू करवा दें। कल 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो तस्वीर हमने दिखाई। अब महिला शक्ति की तस्वीर ये देखिए आप। 7 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की प्रमुख हैं, वो तीसरी बार सांसद बनी है और तीसरी बार ही उनको मौका मिला गया। अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी शपथ ली कल। और इसके अलावा शोभा करंदलाजे हैं, उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। रक्षा खड़से की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा सावित्री ठाकुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। और साथ ही नीमूबेन बम भालिया की तस्वीर है, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। तो ये महिला शक्ति की तस्वीर है, 7 महिलाओं ने शपथ ली है। तो नीरज का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। नीरज, देखिए हर एक चीज़ का ख्याल तो रखा ही गया है। पहले तो ये कि जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया, जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ का पूरा ख्याल रखा गया है। और महिला शक्ति साफ तौर से नजर आ रही है महिलाओं को। 7 महिलाओं ने मंत्री पद की इस बार भी शपथ ली है। नीरज, देखिए इस पूरे अगर कैबिनेट को आप देखें तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये पूरा ख्याल रखा गया कि हर राज्य का कोई ना कोई क्षेत्रवार व्यक्ति हो। इसके अलावा जो महिलाओं की आपने बात की, निश्चित रूप में अन्नपूर्णा देवी जो पिछली बार HRD में MOS थी, उनको कितना बड़ा है, उनको एलिवेट किया गया, उनको ऊपर लाया गया और उनको देखिए कैबिनेट में जगह दी गई। ये अपने आप में अन्नपूर्णा देवी के कद को बढ़ाता है। इसी तरह आप देखेंगे 7 मंत्रियों, चाहे वो रक्षा खड़से हों, अनुप्रिया पटेल हों, और भी कई नाम हैं इसमें, उनको सबको मंत्री बनाने के पीछे का पर्पज़ यही है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ बोल के नहीं होती है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। और ये नरेंद्र मोदी ने दिखाया है अपने कैबिनेट के जरिए। तो यही कारण है कि 7 मंत्रियों को, महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। और अपने ही बीच से अन्नपूर्णा देवी जो झारखंड से सांसद हैं और पिछली सरकार में HRD मंत्रालय में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे, उनको एलिवेट करके कैबिनेट में जगह दी गई है और उनको कल कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये बताता है कि हम अपने लोगों को खड़ा करना जानते हैं और उनको ऊपर भी लाना जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कल की अगर आप देखें 71 लोगों की जो कैबिनेट, पूरी कैबिनेट देखें नरेंद्र मोदी कैबिनेट, तो उसमें आप देखिए जॉर्ज कुरियन जो किसी उसमें सांसद नहीं थे, ईसाई समुदाय से आते हैं, केरल से आते हैं, लेकिन चूंकि केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जंप किया, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्लान वे में जॉर्ज कुरियन जो कि ईसाई समुदाय से, उनको मंत्री बना दिया, जो कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। सुरेश गोपी जो फिल्म एक्टर थे लेकिन त्रिचूर से लोकसभा, पहली बार लोकसभा जीती भारतीय जनता पार्टी केरल में। कई पुराने मंत्री जो इस बार चुनाव नहीं जीते, उनको मंत्री पद से बाहर भी रखा गया है और बहुत नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया है। अब इनके पास क्या क्या विभाग जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में हुए एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की जिसने सबको दहला दिया है। यही वो जगह है जहां पर यात्रियों से भरी हुई एक बस जा रही थी और उस बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और वो बस जाकर खाई में जा गिरी। इलाके को में नजर रखने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सेटअप लगाया है ताकि इस अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन से जो है तस्वीरें ली जा सकती हैं। पांच टीम्स हमने ऐसी बनाई है जो कि ये पीछे के जितना जंगल का एरिया है, इसी एरिया पे आके वो सारी टीम्स जो है कंक्लूड करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कल यानी रविवार को श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी, तभी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और फायरिंग के बाद बस का बैलेंस वहां पर बिगड़ा, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी।
और इस हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। हमले के बाद आतंकी घने जंगलों की ओर भागे, जिन्हें पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और साथ ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ड्रोन से वहां पर निगरानी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जंगल में छिपे आतंकियों को ढूंढा जा सके। बड़ी खबर इसी बीच जान लीजिए आप, पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है और उसके मुताबिक इस हमले को 2 आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों की 5 टीमें जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और ड्रोन से भी वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी बीच में पुलिस ने यह दावा किया कि ये बड़ा दावा है कि 2 आतंकियों ने इस पूरे ही आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, जिनकी तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अभी तक की क्या डेवलपमेंट? कल जब ये इंसिडेंट हुआ, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि जितने भी इंजर्ड हैं उनको हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर पाएँ, क्योंकि शाम का टाइम था और अंधेरा होने वाला था और हमारे प्रायोरिटी ये थी कि इंजर्ड को हम रेस्क्यू कर सके। उसके बाद हमने सिविलियंस की हेल्प लेके और साथ में हमारे अपने लड़कों ने जल्दी से जल्दी उन इंजर्ड को रेस्क्यू किया और फिर हमारा उनको ढूंढने का जो है ऑपरेशन वो जारी हुआ। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ड्रोन्स वगैरह के साथ हम ये पूरा एरिया कॉम कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं, हमने उनको 5 टीम्स हमने ऐसी बनाई हैं, जो कि ये पीछे के जितना जंगल का एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, इसको हम कॉम करते हुए इसी एरिया पे आके वो सारी टीम्स जो हैं कंक्लूड करेंगे। मोहिता जी, जंगल काफ़ी घना है, कितना बड़ा चैलेंज है जंगल आपके लिए? जंगल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसी के साथ साथ जो हाइट है यहाँ पे पहाड़ों की वो बहुत ज़्यादा है। तो चैलेंजेस चाहे जितने मर्जी भी हों, वी आर मेकिंग श्योर कि ये जो मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए या पकड़ा जाए। मैम, नंबर पे कुछ आप कमेंट करें? जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने 2 का नंबर की पुष्टि की है और अभी इससे ज़्यादा अभी मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। 2 आतंकी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, ये कहना है एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा का। और साथ में बताया गया है कि 5 टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरे रियासी के इलाके को खंगालेंगी। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अब सवाल यही है कि आखिर वो आतंकी, उन आतंकियों को अपने अंजाम तक कब तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू। तो देखिए, घात लगाकर बैठे आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अटैक किया। उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो जरा आपको हम दिखाएं किस तरीके से ये तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस यहां से जा रही थी और अचानक से आतंकी वहां पर नकाबपोश आते हैं और बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद बस इस तरीके से खाई में गिरी, क्योंकि ये कहा गया जो बस का ड्राइवर था उसको भी गोली लगी और उसका नियंत्रण बस से खो गया और बस खाई में जाकर के गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है और 33 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। घात लगाकर वो बैठे हुए थे। पूरे ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पुलिस ने यह दावा किया है कि 2 आतंकियों ने इस पूरे ही आतंकी हमले को अंजाम दिया। और एबीपी न्यूज पर अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं। सड़क पर दौड़ती बस का वीडियो सामने आया है। हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज है। घात लगाए आतंकियों ने अटैक वहां पर किस तरीके से किया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और ये तस्वीर आप देखिए, इसी बस पर अटैक हुआ और एबीपी न्यूज पर ये अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसमें जो तीर्थयात्री सवार थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ नकाबपोश आते हैं वहां पर आतंकी और इसी बस पर गोली वो बरसाते हैं, जिसमें 10 लोगों की जान जाती है। सड़क पर दौड़ती हुई बस आपको नजर आ रही है इस वीडियो में और शिवखोड़ा से ये कटरा की ओर ये बस जा रही थी। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बस यहाँ पर सड़क पर दौड़ती हुई आपको नजर आ रही है। इसी बस पर अटैक हुआ जिस पर तीर्थयात्री जिसके अंदर सवार थे और अचानक से वो आते हैं घात लगाए हुए आतंकी। पूरी प्लानिंग के तहत ये लग रहा है कि इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। और हमले से पहले जब इस बस पर अटैक हुआ उससे पहले ये बस सड़क पर दौड़ती हुई आपको नजर आ रही है और अभी जानकारी है कि वहां पर सघन जो है सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी से अजय बाचलू मेरे साथ जुड़ चुके हैं और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा वहां पर सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है उसको लेकर, और साथ ही पुलिस ने यह भी दावा किया कि 2 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
देखिए, कल जब ये हमला हुआ उस समय 6:10 का समय था और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करीब 8:10 यानी कि 2 घंटे के बाद पूरा किया गया। और उसके बाद यहाँ जो है रात पड़ गई और रात होने के कारण सर्च ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। पूरे जो जंगल है पौनी के, काफ़ी फैले हुए जंगल हैं, उनको कॉर्डन किया गया। और आज सुबह 4:30-5 बजे से हम जो हैं यहाँ स्पॉट पर हैं और लगातार हम देख रहे हैं मूवमेंट हो रही है सेना के अधिकारियों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की, और साथ में मूवमेंट हो रही है आसमान से ड्रोन की और हेलीकॉप्टर्स की। लगातार इस इलाके में ये जो जंगल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है दीपा, क्योंकि ये जंगल सामान्य जंगल नहीं है, काफ़ी घने जंगल हैं, बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, जो आतंकियों के छिपने के लिए एक मुफीद जगह है। तो ऐसे में अब प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। न केवल जंगल को जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो खंगाल रहे हैं, बल्कि आसमान से भी नज़र जो है रखी जा रही है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि वो ड्रोन इन जंगलों के लिए जो है वो सक्षम नहीं है, फिर एक हाईटेक ड्रोन मंगवाया गया, V3 नेत्रा ड्रोन जो है उससे नजर रखी गई और लगातार पल पल को खंगाल रहे हैं। सेना वहां पर संयुक्त ऑपरेशन चला रही है, ये जानकारी आप दे रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रियासी में किस तरीके से बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। LG से PM मोदी ने बात की है और वहां पर हर हालात पर लगातार निगरानी के लिए PM मोदी ने LG से कहा है। आतंकियों की तलाश वहां पर लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर वहां पर चल रहा है और साथ ही बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी, ये साफ साफ कह दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी मनोज सिन्हा ने यह कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने इस कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया है, आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब श्रीनगर से आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, जिस तरीके से बस पर जिसमें तीर्थयात्री सवार थे, बहुत सामने से अंधाधुंध फायरिंग वहां पर घात लगाए हुए आतंकियों ने की, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि क्षति बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाने की कोशिश थी, जिसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं आतंकवादी। बिल्कुल दीपा, देखिए ये जो नई बदली हुई रणनीति है वो सुरक्षा बलों के लिए एक नया चैलेंज लेके आई है। अब तक जो भी सक्रिय मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में रहे हैं उनके निशाने पर ज्यादातर सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय और उनकी गाड़ियां होती थी, और ठीक जिस तरह से सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय को निशाना बनाया जाता था उसी तरीके का जो कार्रवाई है एक सिविलियन बस के साथ हुई है जिसमें तीर्थयात्री थे। और ये बस कोई बाहर से आई हुई बस नहीं थी कि बाहर की बस को निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर नंबर की ये गाड़ी थी और यहाँ से चल रही थी, कटरा से शिवखोरी की तरफ जा रही थी, और जिस तरीके से इसको घात लगाकर हमला किया गया वो एक बदली हुई रणनीति की तरफ संकेत कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन ने 2 दिन पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि तकरीबन 70 से 80 विदेशी मिलिटेंट जो है इस समय भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, और हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी संख्या में घुसपैठ करने की कोशिश भी की गई है। और 1-2 घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया एजेंसी की तरफ यह बताया गया है कि गुरेज सेक्टर से कुछ घुसपैठिए अंदर आने में कामयाब भी हुए हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह हमला हुआ है वो एक मिलिटेंट्स की बदली हुई रणनीति लग रहा है, जिससे कम ताकत लगाकर ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और लोगों में डर फैलाया जाए। और सुरक्षा भी है आसिफ, लेकिन सरकार की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि जिन्होंने भी इस कायरतापूर्ण हरकत को, इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका भी, और साथ ही अजय आपका भी पूरी जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात इस वक्त भी चल रही है, ये बड़ी जानकारी। तो मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां पर इस वक्त भी दोनों ही नेताओं की बातचीत हो रही है। चुनाव नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात है। जिस तरीके का इस बार झटका लगा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, उसके बाद ये चर्चा, ये मंथन और भी अहम हो जाता है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, ये कल मोदी 3.0 की शुरुआत, शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद ये गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की चुनाव नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद ये पहली मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात, जिसमें योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले यानी कि 10 मिनट पहले ही गृह मंत्री के आवास में पहुंचे हैं और इस समय गृह मंत्री के आवास पर ही उनसे मुलाकात चल रही है। निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं वो चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण हो गया है अब, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट खराब रहा है उन राज्यों में एक व्यापक समीक्षा की जाएगी और व्यापक समीक्षा कर भारतीय जनता पार्टी उनके कारणों का पता भी लगाएगी और उनका प्रयास होगा कि भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो और उसको सुधारा जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऐसी पार्टी है कि जो निरंतर इन चीजों पर काम करती है, समीक्षा बैठक करना, चीजों को व्यवस्थित करना, तो उसी कड़ी में देखना चाहिए कि आज गृह मंत्री अमित शाह से जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचे हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल विषय और राज्य के विषयों पर चर्चा होगी क्योंकि दोनों ही बड़े ही कदावर नेता हैं पार्टी के और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है जो राज्य देश में अपना एक बड़ा स्टेक रखता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज पूरी जानकारी के लिए। और लगातार जो नतीजे सामने आए उसके बाद तो एक्शन में सीएम योगी लगातार दिखते ही रहे, लखनऊ में लगातार बैठ के वो लेते रहे। अब गृह मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात हो रही है इस वक्त और नीरज अहम जानकारी साझा कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको दो तस्वीर हम दिखाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो पहली तस्वीर, और शपथ के बाद आज पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी उसकी तस्वीर कार्यभार संभालने के लिए। तो 2014, 2019 और ये 2024 का मौका जब कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी ने, पूरे देश और दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और ये दूसरी तस्वीर आज की है। शपथ के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम मोदी। अब देखिए अलग अलग दलों के जो मंत्री कल शपथ लेते हुए आपको नजर आए, एक बार फिर से उन्हीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में वापसी हुई है और जेडीयू की तरफ से ललन सिंह को कैबिनेट में शामिल किया गया, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। टीडीपी से भी मंत्री बने हैं 2, जेडीयू से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जेडीएस से 1 मंत्री बने हैं। एलजेपी 8 से चिराग पासवान मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आए और इसके अलावा एचएएम से जीतन राम मांझी को भी आपने देखा कल पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने भी ली है। और आरपीआई से रामदास अठावले की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अपना दल यूपी से अनुप्रिया पटेल को भी एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा ये तस्वीर आपको अलग अलग जो दल हैं एनडीए के, उनके जो सहयोगी कल शपथ लेते हुए, जयंत चौधरी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आरएलडी से 1 मंत्री उनको बनाया गया है। इसके अलावा शिवसेना से भी 1 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये अलग अलग दल, वो बीजेपी की तरफ से मंत्री हो, जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 60 मंत्री बनाए गए बीजेपी की ओर से और जो घटक दल हैं उनके कितने मंत्री बने हैं वो आपको हमने बताया। अब देखिए कल जिन 71 मंत्रियों ने शपथ ली, आज उनके मंत्रालय का बंटवारा हो सकता है और इन मंत्रियों में से एक है पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हर्ष मल्होत्रा, जिन्होंने कल राज्य मंत्री पद की शपथ ली थी। उनके घर पर बधाई देने वालों का लंबा तांता लगा हुआ है। शपथ के बाद अब कर्तव्य पथ के लिए हर्ष मल्होत्रा का क्या प्लान है, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको भी सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद हर्ष मल्होत्रा मौजूद हैं और साथ ही कल मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले तो ये बताइए, जनता ने सांसद बनाया और फिर एनडीए गठबंधन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। कल हमने मंच पर आपको देखा, कैसा लग रहा है जनता का यह आशीर्वाद, क्या कहेंगे? जनता का ये आशीर्वाद भारत माता की जय करने के लिए मिला है और इस बार फिर तीसरी बार भारत माता की जय होगी। देशवासियों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्या मुद्दे आप जनता के बीच लेकर गए थे कि लगता है कि जनता ने आपको जनता के मुद्दों के बारे में अपने क्षेत्र के विकास के लिए बताया है और अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी वो दिया था कि जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर भगवान, जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका काम जल्द प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर एक कॉलेज खुलवाएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग्स की व्यवस्था करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन को दूर करेंगे। अब मंत्री भी बन गए हैं, जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की भी अब आप पर हो गई है, राज्य मंत्री के तौर पे आपने शपथ ली है, तो क्या लगता है कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम तय करेगी। क्या चीजें ऐसी हैं जो लगता है दिल्ली में कमी रह गई और अभी करना बहुत जरूरी? कमी कोई नहीं रह गई है क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द डेवलपमेंट। अभी बहुत काम करने बाकी हैं, उन कामों को करेंगे जो
प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहा है, उन सब कामों को 100% पूरा करें। कल प्रधानमंत्री के साथ चाय पर क्या कुछ चर्चा हुई आप? उन्होंने सिर्फ अपना आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। 100 दिन के एक्शन प्लान की भी बात हुई है, 100 दिन का एजेंडा है, उस पर क्या? मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया है, जो काम झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, एक यूनिवर्सिटी लॉ कैंपस बनाने की बात है, मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात है, करेंगे। अभी हम देख रहे हैं लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई फूल दे रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि और क्या कुछ काम करने की आगे ज़रूरत है? क्योंकि आपके सामने मुकाबला जो था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से रहा, लेकिन दिल्ली में 7 सीट सिर्फ बीजेपी की आई है, तो इसमें क्या लगता है बीजेपी ने कहाँ कोशिशें की कि सब कामयाब? अब उन सब चर्चाओं का कोई लाभ नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट दिया है और जो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उनकी बातों पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। जब कॉल आया मंत्री पद के लिए तो किससे बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई और परिवार में इस वक्त क्या माहौल है? संगठन से जिम्मेदारी मिलती है, संगठन तय करता है, सरकार ने तय किया है, जो उन्होंने तय किया है वो शिरोधार्य है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हर्ष मल्होत्रा। इस वक्त आप देखिए कि लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मुबारकबाद का सिलसिला लगातार चल रहा है और यही माहौल इस वक्त हर्ष मल्होत्रा के घर परिवार के बीच में है। और फिलहाल आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, ये शब्द उनके हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अब आइए एक बार फिर से आपको जानकारी दें कि कितने मंत्री बनाए गए हैं। विस्तार से ये बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम बताएं। मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 31 है, लोकसभा सदस्य 59 कुल हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 हैं, राज्यसभा के सदस्य 11 और जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी संख्या 36 है और किसी भी सदन के सदस्य नहीं, उनकी संख्या 2 आप देख रहे हैं। तो टोटल जो मंत्रियों की संख्या है वो 72 है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए सबसे जूनियर मंत्री कौन है एक बार फिर से वो जान लीजिए। राम मोहन नायडू है, 36 साल महज इनकी उम्र है और नए चेहरे 32 इस बार केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं। पुरुष इसमें 65 मंत्री हैं, महिला मंत्रियों की संख्या 7 है और साथ ही सबसे सीनियर जो वरिष्ठ मंत्री हैं जीतन राम मांझी HAM, हम के 78 साल इनकी उम्र है। तो जीतन राम मांझी सबसे सीनियर और सबसे जूनियर हैं राम मोहन नायडू। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा कल बने थे, वो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब वो बिहार पहुंच चुके हैं, वहां से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबरदस्त कार्यकर्ताओं का हुजूम जो नीतीश कुमार के स्वागत के लिए जाहिर सी बात है कि वहां पर खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। दिल्ली से पटना लौटे बिहार के CM नीतीश कुमार, कल वो दिल्ली में ही मौजूद थे। लगातार मंथन किस तरीके से चला दिल्ली में, उसके बाद कल शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। प्रकाश, कुल टोटल 8 मंत्री बिहार को मिले हैं और JDU कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं और बिहार में भी तमाम जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल इस बार रखा गया है कैबिनेट में। देखिए, नीतीश कुमार जो है अब एक बार फिर से केंद्रीय धुरी बन गए हैं, चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति हो। बिहार में तो लगातार वो मुख्यमंत्री बने ही हुए थे, लेकिन इस बार जो आपने सवाल किया कि क्या जातीय समीकरण को साधा गया है, तो इसमें एक जाति है, वो है राजपूत जाति। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजपूत जाति के मंत्री को बिहार से जगह नहीं मिली है। इसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके कार्यकर्ता जो है इतनी गर्मी में लगातार वहां खड़े थे और इंतजार कर रहे थे अपने नेता का। हालांकि अमूमन नीतीश कुमार गाड़ी से उतरते नहीं हैं, सीधे अपने आवास चले जाते हैं। आज सुबह सुबह जब वहां पर पहुंचे थे तो भारी भीड़ थी। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि अब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी था। पर जो 7 सीटें दक्षिण बिहार से गायब हो गई हैं NDA से, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। बाकी जगह में भी अगर देखें तो भूमिहार से 2 सांसदों को जगह दी गई है और राजपूत से एक भी नहीं है, ब्राह्मण को भी एक जगह मिला है। तो इसको लेकर के लोगों में रोष है और लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं।
आने वाले समय में देखना होगा कि इसकी परिणति क्या होती है। बिल्कुल, अब इन उठ रहे सवालों का जवाब किस तरीके से दिया भी जाता है, और नाराजगी जो आप बता रहे कि वहां पर देखी भी जा रही है कि राजपूत का कोई प्रतिनिधित्व बिहार से कम नहीं है, इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा। अब इस गुस्से को कैसे दूर किया जाता है उस पर भी लगातार होगी हमारी नजर। शुक्रिया आपका प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। तो मोदी सरकार 3.0 का कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कुल 72 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, और उनमें से एक है धर्मेंद्र प्रधान। कल शपथ लेते हुए दिखाई दिए और आज पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आप मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए। कल नई टीम का ऐलान हुआ, नई टीम का गठन हुआ। आपने देखा मंत्रिमंडल में तमाम जो मंत्री वो शपथ लेते हुए आपको नजर आए, और उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र प्रधान। मैं महाप्रभु की शरण में आया हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कृपा, माँ समलेश्वरी की आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है, और देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की 2047 की तेज़ी से काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में रहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रकट करता हूँ। और देखिए, कई पुराने मंत्रियों को रिपीट भी किया गया कि 2014, 2019 और अब 2024 में धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है।